दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यहाँ पर हम CTET से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व करेंगे और ये 1 to 5th के बच्चों के लिए रहेगा, यानी कि पेपर फर्स्ट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो पेपर फर्स्ट यहाँ पर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर पेपर फर्स्ट में आपको पता है 150 क्वेश्चन आएंगे, सेकंड में भी 150 ही आते हैं। तो पहले हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन देखेंगे 30, उसके बाद सबके 50-50 क्वेश्चन में आपको वो 30-30 क्वेश्चन 50-50 नहीं 30 के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगी जो आपके इस पेपर में आते हैं, यानी कि गणित से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, हिंदी, इंग्लिश और इसके साथ साथ बाल विकास। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये है खिलौनों की आयु कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये अक्सर आता भी है। तो पूर्व जो बाल्य अवस्था है वो खिलौनों की आयु उसे कहा जाता है, ठीक है, पूर्व बाल्य अवस्था को। इसके बाद जो है इस उत्तर बाल्य अवस्था खिलौनों में इन्वॉल्व नहीं होती, शैशवावस्था बहुत ही छोटी अवस्था होती है। फिर इसके बाद दूसरा है यहाँ पर निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है, विशेषता नहीं है। तो इसका दूसरे का जो उत्तर होगा यहाँ पर, इसका यहाँ पर होगा खेलने की जो अवस्था है वो जो है पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व को परिवर्तन जो होता है भौतिक वस्तुओं में उसको समझने लगता है। तो इसका चौथा यहाँ पर उत्तर होगा द्रव्यमान की, इसका वजन इतना कैसे है, ये संख्या कम ज़्यादा कैसे हो गई, ये क्षेत्र इतना बड़ा इतना छोटा कैसे है। तो बाल्यावस्था में ये चीज़ें बालक के मन में सब आने लगती हैं और वो इस चीज़ को समझने लगता है। विकास का क्या अर्थ है, चौथे क्वेश्चन के अनुसार है यहाँ पर। तो विकास का जो अर्थ है वो है अभिप्रेरणा, यानी कि आप किसी से अभिप्रेरित हैं या आपने जो अनुभव है उसके फलस्वरूप जो आपके परिवर्तन हो रहे हैं जीवन में, आप अपने आप को और ज़्यादा विकसित महसूस कर रहे हैं, समझदार महसूस कर रहे हैं। तो जो लिखा है होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये जो है विकास का अर्थ है। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जब भी नहीं आएगा मैं आपको हर बार कह रही हूँ कि इसको मार्क कर लीजिएगा। तो कौन सी बात यहाँ पर सत्य नहीं है, पांचवें को लेकर है। तो पांचवें का दूसरा है कि विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। अगर कोई आपको बढ़ावा दे रहा है कि ये चीज़ आप कर सकते हो तो आप अपने जीवन में उससे अभिप्रेरित होकर उस काम को करने की कोशिश करोगे। सफल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं तो भी आपका विकास ही हो रहा है, आपको ज्ञान बढ़ रहा है। छठा क्वेश्चन है इनमें से निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्य अवस्था के उपयुक्त नहीं है। तो इसका जो है यहाँ पर ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये सही नहीं है। अगर बच्चे के विकासात्मक कार्य करवा रहे हैं, आप उसे विकसित होना चाहते हैं कि वो विकसित हो, डेवलप हो, अपना ज्ञान को बढ़ाए, तो आप ऐसा ना कहें कि ये काम महिलाओं का, ये पुरुषों का, ये बातें नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत दे रखी है। इसके बाद सातवां है सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः, ये सातवां है यहाँ पर, प्रायः लाभकारी हो या हानिकारक, ये इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जैसे हम क्या होता है कि जो फीमेल की लाइफ में चेंज होते हैं, मेल के उसमें चेंज होते हैं बॉडी में, ये सब बच्चों को सिखाते हैं। तो उनकी सामान्य मैच्योरेशन से पहले सिखाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बच्चे को सिखा रहे हैं, पॉजिटिव इफेक्ट होगा उसका या नेगेटिव इफेक्ट होगा। आठवां क्वेश्चन है यहाँ पर 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है और बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है और बार बार ये घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के बाद बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत के ऊपर आधारित है। तो इसमें है शास्त्रीय जो अनुकूलन है, सारे अनुकूलन जो हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, क्रिया प्रसूत और ये सब। तो इसमें पहला है और ये किसका है बताइएगा। नवा क्वेश्चन है सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। तो सकारात्मक दंड का है मित्रों के द्वारा उपहास उड़ाना जो है। तो ये जो है उपहास उड़ाना, ये सकारात्मक दंड के अंतर्गत है, ठीक है। 2 प्रकार के दंड होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। इसके बाद निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, ठीक है। कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। तो 10वें का यहाँ पर है कि ये व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो ये चीज़ जो है ये यहाँ पर इसके संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। इसके बाद यहाँ पर है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है
किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन जो होता है वो क्या कहलाता है, तो वो अभ्यस्तता कहलाता है। क्या कहलाता है? अभ्यस्तता। इसके बाद यहाँ पर है ये 12वां क्वेश्चन, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ नहीं को लेकर आ गया, तो दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, ये चीज़ अध्यापक को नहीं करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर है प्रेशर में आके नहीं करना चाहिए, ये बात है। उपलब्धि अभिप्रेरक के बाद में की बारे में बात हो रही है यहाँ पर, मोटिवेशन को लेकर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 13वां क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या है, तीनों ही बातें यहाँ पर सही हैं। ठीक है, उपलब्धि अभिप्रेरण जीवित रखने के लिए आवश्यक जरूरी है, ये सब बातें तीनों सही हैं। तो इसका चौथा आंसर यहाँ पर सही होगा, इनमें से सभी। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना किसमें प्रारंभ कर देता है। 6 से 10 वर्ष का बच्चा है अगर, तो 14वें क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर होगा कि वो 6 से 10 वर्ष का बच्चा सबसे ज़्यादा जो है विद्यालय में इंटरेस्टेड रहता है। वो अपने विद्यालय के मित्रों के साथ विद्यालय में खेलना, हर समय विद्यालय की बातें करना, तो इसमें रुचि रखता है 6 से 10 साल का बच्चा। 15वां क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है। मानव मस्तिष्क एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं, ये यहाँ पर क्वेश्चन को लेकर पूछा गया है। तो इसका उत्तर गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत नहीं। 15वां का यहाँ पर उत्तर ये होगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो ये तीसरा है, ये इसका उत्तर होगा। 16वां है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके इस व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। तो 16वें का यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ये कि विस्थापन वाला, अपने आप में चेंज की बात होती है यहाँ पर, विस्थापित होने वाली बात। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना होता है ताकि संतुष्ट किया जा सके, ठीक है, आवश्यकताओं को। ठीक है, हमारी जो आवश्यकताएं हैं अगर वो पूरी नहीं होती तो हम समायोजन वाली बातें करने लगते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, तो हम अपनी जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको हम संतुष्ट कर लेते हैं कि नहीं, इतना ही काफ़ी है, इस तरह से। 18वां है, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। 18वां क्वेश्चन, तो इसमें है स्वालीनता जो है वो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, जबकि भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित जो है, देखिए बाल अपराध है, ये भी हमारी उसको प्रदर्शित करता है। कमजोरी से हम डर रहे हैं, ये भी हमारी फीलिंग है। भगौड़ापन भी फीलिंग है। लेकिन स्वालीनता जो है, और इस स्वालीनता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑटिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको देखिएगा इंग्लिश में। ठीक है, 19वां है, निशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान, निशक्त जो होते हैं यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड, शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है 19वें को लेकर। तो इसमें समावेशी जब आप कक्षा चलाएंगे उसमें सारे टाइप के बच्चे होंगे, कम बुद्धि वाले भी, इंटेलिजेंट भी, नॉर्मल बच्चा भी, विकलांग भी, दिव्यांग भी, जो भी अब तो विकलांग को दिव्यांग कहते हैं। तो ये समावेशी शिक्षा के द्वारा होता है। इसके बाद निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। 20वां क्वेश्चन है, तो अंतर व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना जो है वो मानसिक मंदता को आप नहीं कह सकते। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। 21वां क्वेश्चन है ये, और 21वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर होगा ये अध्यापक की भूमिका और विद्यालय वातावरण जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है, आप विद्यार्थी का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है। 22वां है, तो ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं तो वो कमजोर वर्ग के बालक कहलाते हैं। इसके बाद यहाँ पर है 23वां, शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी जो अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा ये 2009 के अनुसार है। तो इसमें जो है यहाँ पर क्वेश्चन 23वां है ये, और 23वें का उत्तर ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, तो यहाँ पर है ये 40 का अनुपात है। ठीक है, और वैसे तो प्राइमरी में क्या है, प्राइमरी में 30:1 का अनुपात है, 30 बच्चों पर 1 टीचर, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ये कहा है कि विद्यार्थियों की संख्या में 200 से अधिक है तो अब अनुपात पूछा है। अब ये जो नियम है 24वां, क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है ये। तो इसके बारे में यहाँ पर है, देखिए ये कौन से
सही नहीं है 24वें में। तो इसका उत्तर यहाँ पर होगा ये, देखिए पूरा 24वां यहाँ पर, इसका ये देखिए यहाँ पर इसका 23वें का एक बार फिर से देख लेती हूँ। हाँ 23वें का, हाँ इसमें उसके अनुसार तो सही है। 24वें पे आते हैं, 24वें का यहाँ पर ये 3 होगा। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसके लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। 25वां है ये, तो 25वें में है शिक्षण अनुवेशन है, शिक्षण अनुवेशन है। 26वां है, ये आ गया देखिए, मैंने क्या कहा था, NCF 2005, ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते, में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो इसमें जो है वो है बालकों के लिए संरक्षित अनुभव और पाठ्यक्रम में सुधार को इसमें दिया गया है। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। 27वां क्वेश्चन है, इसमें कक्षा 10 की परीक्षा की ऐच्छिक, इसके बारे में ये बात कही गई है। ठीक है, इसके तो यहाँ पर 28वें क्वेश्चन पे 28वां है, दबाव को कम करने और परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तो इसमें यह है कि विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन करना, यानी कि आपकी परीक्षा केवल ऐसा ना हो अर्धवार्षिक और वार्षिक कर रहे हैं, आप बहुत सारा सिलेबस बच्चे को एक साथ दे रहे हैं। नहीं, सेमेस्टर वाइज परीक्षा कराइए और थोड़े थोड़े बच्चे से, जो आजकल चल रहा है पैटर्न कि 3 चैप्टर अब आएंगे इस सेमेस्टर में, दूसरे में 3 और आएंगे, वो रिमेनिंग 3 है वो जो पिछले 3 है उन्हें छोड़ दीजिए। तो बच्चे में ये चीज़ यहाँ पर इसका दूसरा होगा। मूल्यांकन क्या उद्देश्य है। मूल्यांकन का उद्देश्य ये है कि जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। आपने बच्चे का मूल्यांकन कर लिया और लग रहा है कि ये बच्चा अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको पहचानेंगे और उसको दूसरी तरह से आप जो है अच्छे से उस बच्चे को शिक्षा दे पाएंगे, है ना। मूल्यांकन का मतलब तो ये होता है कि बच्चा किस लेवल तक हमारा पहुंचा। इसके बाद यहाँ पर 30वें क्वेश्चन पे आते हैं। 30वां क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर आप मानते हैं। तो इसमें यह है कि जो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव होता है ये बच्चों के लिए सबसे अच्छा होता है। आप कोई पेड़ पौधा बच्चे को बता रहे हैं तो उस पौधा बच्चे को दिखाइए, ये होता है बच्चा पौधा, फिर बच्चा उस चीज़ को सीखे। आप अपने एनवायरनमेंट में पूछिए कि मेला गए थे तो क्या देखा, इस तरह से। तो ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल सही दी हुई है। इसके बाद ठीक है, और वैसे इसके साथ मैं एक बात और बता दूं कि ये है, लेकिन ये प्रदर्शन जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है ये भी प्राथमिक का बच्चा नहीं समझ पाएगा। आप वीडियो अनुरूपण कराएंगे इसमें भी जल्दी से नहीं, लेकिन आप जो बच्चा स्वयं अनुभव करेगा वो अच्छे से सीख लेगा। ठीक है, इसके बाद हिंदी के क्वेश्चन आ जाते हैं कि यण संधि का इसमें उदाहरण नहीं है। तो इसमें स्वांग जो है वो यण संधि का उदाहरण नहीं है। अब आप सोचेंगे स्व नहीं, क्योंकि स्वांग में क्या है, यहाँ पर लिखा है स्व प्लस अंग, यानी कि इसमें अ मिलकर बड़ा आ बन गए हैं, तो इसलिए ये दीर्घ संधि है। ठीक है, ये क्या है, दीर्घ संधि है, इसको याद रखना। और इनमें सब में क्या है, इनमें सब में ऊ और आ मिलकर वा बन गए हैं। ठीक है, इसमें ऊ और आ मिलकर, जैसे ये है सु और प्लस अल्प, सुअल्प, पहला वाला बता रही हूँ मैं, या फिर से एक बार दिखा देती हूँ। ये जैसे है ये सु और प्लस अल्प, तो इसमें सु और आ मिलकर वा बन गए हैं। अगर ये वा बन गए हैं तो ये यण संधि में आ जाता है, इसलिए ये तीनों यण संधि है, लेकिन चौथा वाला नहीं है। इसमें है कि अंत और विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय शुद्ध का शुद्ध विकल्प क्या है, प्रत्यय। तो आप ये तीनों प्रत्यय लगा के देखिए, बिल्कुल नहीं लगेंगे, तो इनमें से कोई नहीं, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है, ये पूछ रहे हैं। तो आप अपने आप इसको पकड़ लेंगे कि इसमें जो है कोई भी उपसर्ग इसमें नहीं लगा है। तो स्वार्थ में नहीं लगा, आप स्वार्थ में स्व हटा के देख लीजिए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये अब मतलब हटाने के बाद भी मतलब निकले, अगर आप उपसर्ग हटा दें आगे से, जैसे आप प्रत्याशित में आ हटा देंगे प्रत्याशित रह जाएगा, असुरक्षित में आ हटा देंगे सुरक्षित, स्वागत में सु हटा देंगे और आगत रह जाएगा, है ना, आगत रह जाएगा। और ये यण संधि बन रही है, सु और आ वा बन गए, तो ये भी है, यहाँ पर यण संधि भी हो गई। तो ये क्या होता है, आगत माने आने वाला जो भी है। तो अधि उपसर्ग से बना हुआ शब्द इसमें से नहीं है। तो इसमें से जो अधि उपसर्ग से बना हुआ नहीं है वो अधीर नहीं है। ठीक है, जबकि इसमें अधियापक, ठीक है, अध्य व्यवसाय, अध्य आदेश, तो ये तीनों हैं, लेकिन अधि नहीं है। तो 34 का यहाँ पर सी होगा। 35वां पूरा ये पैराग्राफ दे रखा है। अगर मैं इस पैराग्राफ को पढ़ूंगी तो काफ़ी टाइम लगेगा, इस पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं इसके उत्तर आपको बता दे रही हूँ।
इसके जो प्रश्न देखिए 35 से लेकर 40 तक, 35 से 40 तक इसी पैराग्राफ से आपको प्रश्न करने हैं। इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपके 35 से 40 तक प्रश्न सारे हल हो जाएंगे। संस्कृति की दूसरी मंजिल है, 35वें का है, तो 35वें का यहाँ पर जो है इसका 3 है, ठीक है, परंपरा और रूढ़ि का आश्रय स्थल। इसके बाद 36वां है परस्पर सहकार्य, न्याय और सौंदर्य को संस्कृति के मूल तत्व क्यों कहा गया है। 36वां क्वेश्चन है और इस 36वें का उत्तर आपको यहाँ पर इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, तीसरा है। 37वां क्वेश्चन है, 37वां यहाँ पर पूछा जा रहा है, 37वां संस्कृति के मूल तत्वों की उपेक्षा क्यों होने लगी है। 37वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो 37वां का है संस्कृति के मूल तत्व इतने दुस्साध्य हैं कि उन्हें हर समय बनाए रखना कठिन है। 38वां क्वेश्चन यहाँ पर है, 38वें का पूछ रहे हैं क्या है, तो 38वें का यहाँ पर आपको दूसरा है, उनके दो अलग अलग घटक हैं, संस्कृति को 2 मंजिला मकान की तरह क्यों बताया गया है, ये था। 39वां है संस्कृति के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक सहायक कौन हो सकता है, तो इसमें है शिक्षा पद्धति में बदलाव। ये फिर 40 तक पैराग्राफ से थे ना, तो शिक्षा पद्धति सफल क्यों नहीं हो रही है, तो वह हमारी अमीरी गरीबी के बीच एक चौड़ी खाई बनी है, इसलिए ये सफल नहीं हो रही है। अब 40 के बाद 41वां, अब इससे रिलेटेड नहीं है, ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह, इसका जो समस्त पद का विग्रह क्या होगा ऋण मुक्त का, तो यहाँ पर जो 41वां क्वेश्चन है इसका उत्तर यहाँ पर होगा ये ऋण से मुक्त, यही तो विग्रह होगा, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त का। इसके बाद 42वां आ जाते हैं। 42वां देखिए संधि विच्छेद जो है शुद्ध नहीं है वो पूछना है, तो संधि विच्छेद अच्छी से आप कर लीजिएगा। तो 42वां यहाँ पर जो है इसका उत्तर होगा जो मात्रा आनंद है ये गलत है, ठीक है, मात्रा आनंद गलत लिखा हुआ है, और सदैव सही है बिल्कुल, पितृ अनुमति भी सही है, और परम औदार्य भी सही है। मात्र आनंद इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, इस तरह से होगा, मात्र प्लस आनंद, है ना, इस तरह से होगा, तो इस तरह से यहाँ पर होगा। इसके बाद यहाँ पर अवर शब्द का विलोम पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता भी है अवर का, तो अवर का प्रवर होता है विलोम। कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं, पर्यायवाची शब्द मैं करा चुकी हूँ, चैनल पर वीडियो आप जाके देख सकते हैं, और भी उसके अभी वीडियो अपलोड होने को हैं। तो 44वें का यहाँ पर है जो कामदेव है वो अरविंद इसका पर्यायवाची नहीं है, और सब जो हैं कामदेव के पर्यायवाची हैं। अरविंद किसका पर्यायवाची मुझे बताइएगा, ठीक है। इसके बाद 45 के शब्द में विसर्ग संधि नहीं लगी है, विसर्ग संधि को लेकर यहाँ पर बात हो रही है, तो 45 का यहाँ पर होगा अनुस्वार में जो है वो विसर्ग संधि नहीं लगी है, ठीक है। इसके बाद और सब में लगी हुई है। इसके बाद आ जाते हैं ऊष्म, ऊष्म महाप्राण वर्ण है कौन सा, जिसमें से ऊष्मा निकलती है बोलते वक्त हम बोलेंगे तो, और महाप्राण पूछा है, अल्प प्राण महाप्राण आपने पढ़े होंगे, तो यहाँ पर श जो है वो महाप्राण वर्ण है यहाँ पर। इसके बाद 45 में ये 46वां हो गया, और 46 के बाद 47 में आते हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा, तो भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व जो है वो शब्द भंडार अभिवृद्धि, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। इसके बाद वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है ये पूछा है 48वां, तो 48 में यहाँ पे होगा क्षण में या शीघ्र टूटने वाला खंडहर, ये जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द बिल्कुल गलत है, और यहाँ पर ये सब सही है। इसके बाद स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास, ये तो आप अपने आप ही बता देंगे, स्त्री पुरुष बहुत इजी भी है ये 49 का, तो 49 में यहाँ पर कौन सा होगा, जब दो स्त्री पुरुष, मैंने क्या कहा, जब डैश लगाओ द्वंद्व हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो ये द्वंद्व होता है, ये इस तरह का इसका तीसरा यहाँ पर ये होगा तीसरा, ठीक है। इसके बाद 50 है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में कौन सा युग में यहाँ पर जाति और व्यक्ति दोनों बताया, जाति और फिर उस व्यक्तिवाचक संज्ञाएं आपने पढ़ी होंगी, तो यहाँ पर जो इसका उत्तर है वो है कुत्ता और पिल्ला, ये गलत है, ठीक है। कुत्ता और पिल्ला तो सेम होगा, ये तो ये नहीं है, ठीक है। जानवर और कुत्ता इस तरह से होता तो ये ठीक होता। इसके बाद या पालतू जानवर और कुत्ता होता तो ठीक था, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में जाता, और सब ठीक है। जैसे यहाँ स्त्री बताइए, अब स्त्री का नाम दे दिया है ना, नगर बता दिए, कोई सा नगर, जयपुर दे दिए, ठीक है। इसके बाद प्रताप को प्रताप उच्चारण करना कौन से प्रकार के अशुद्ध उच्चारण का भेद आप इसे कहेंगे, 51वां क्वेश्चन है, और 51 का होगा स्वरागम, क्या होता है ये स्वरागम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, तत्सम पूछ रहे हैं, और ये तत्सम और तद्भव मैं करा चुकी हूँ, तो तत्सम सब आप अपने आप देख लेंगे। पृष्ठ जो है तत्सम है, मैंने आपको पहले बताया था, ऋण की मात्रा लगी हो, इससे स्टार्ट हुआ हो, इससे स्टार्ट हुआ हो, तो ये शब्द जो होते हैं इनमें ये चीज़ हो, आधे अक्षर हो, तो ये जो होते हैं तत्सम तत्व होते हैं। बहुब्री समास का इसमें उदाहरण नहीं है,
तो बहुब्री समास का उदाहरण इसमें नहीं है, तो पसेरी जो है वो बहुब्री समास का इसमें उदाहरण नहीं है। ठीक है, इसके पंसेरी जो है, ख ख क्या चीज़ है, क ख ग ग जो आपने पढ़े हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष हैं, विव्रत, इस तरह के सब पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये इसमें 54 में जो है इसका उत्तर होगा अघोष व्यंजन है। ये क्या है, व्यंजन के बारे में अघोष व्यंजन है। इसके बाद वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द, ये तो मैं जो है करा भी चुकी हूँ, एक वीडियो चैनल पर अपलोडेड है। तो इसका यहाँ पर होगा तदोपरांत जो है वो वर्तनी के दृष्टि से वाल्मीकि ठीक है, अकिंचन सही है, सदुपयोग, सदुपदेश ठीक है, तो तदोपरांत जो है यहाँ पर ये गलत है। इसके बाद 55वां है ये, और इसके बाद 56वें पे आते हैं, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया बताइए। तो 56वें में अकर्मक में रोना जो है वो अकर्मक क्रिया यहाँ पर है। इसके बाद भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं, तो अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग 4 होते हैं। निरपराध में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, आप अपने आप बता देंगे, निर जो है वो इसमें उपसर्ग है ना 58 में। फिर 59 में है कौन सा, वारिद, वारिद माने क्या होता है भाई, वारिद माने बादल को लेकर होता है, और दा लगाए तो ये है ही 100%, मेघ भी है, घन भी है, बादल को कहते हैं। अम्बुज नहीं है, जा लगा है तो इसका मतलब ये किसका है भाई, कमल का है। अम्बुज पानी में, अगर पयो जो होता है वो जल का होता है, अगर उसमें दा लगा तो ये बादल का हो गया, और जा लगा दोगे तो ये जो हो जाएगा, जैसे पयोज, जैसे आपने अम्बु है, अगर आपने अम्बुद लगा दिया, अम्बुद, तो अम्बुद हो गया बादल का, अगर अम्बुज लगाए तो वो कमल का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अम्बु होता है वो पानी होता है, अम्बु माने जल के, में जल वाले पर्यायवाची अगर आपको याद हैं तो बादल के, कमल के, और इसके एक और होता है, 3-4 तरह के आप पर्यायवाची रट अपने आप याद हो जाएंगे, उनमें बस एक एक अक्षर जो है इधर से उधर होता है। रघुपति शब्द में किस समास का उदाहरण है, रघुपति, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इस समय। रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है, तो ये जो है बहुब्री समास का उदाहरण है। ठीक है, रघुपति जो है। अब आते हैं दोस्तों इंग्लिश के क्वेश्चन पे। इंग्लिश का है चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक लिखा है, तो ब्लैंक में यहाँ पर पूछा यू कैन पार्क द कार ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, पहले का ये होगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं चूज द करेक्ट मीनिंग बताना है वेब्रेज का। वेब्रेज माने क्या होता है, ड्रिंक होती है ना, सॉफ्ट ड्रिंक होती है, कौन सी ड्रिंक होती है ये यहाँ पर हमें बस देखना है। तो ये जो है एनी ड्रिंक को हम कहते हैं वेब्रेज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 63वां क्वेश्चन देखते हैं। 63वां है चूज द वन वर्ड फॉर द बोल्ड बर्ड जो क्राइड वेरी हार्ड के लिए जो है, इसके लिए वन वर्ड यहाँ पर देखना है, तो इसका होगा यहाँ पर ये, ठीक है, सोप्ड, क्या होता है इसका, सोप्ड। इसके बाद है कश्मीर इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, 64वां है ये, तो इसको लेकर यहाँ पर है, तो इसका 64वां यहाँ पर ये है एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। ठीक है, ये इसका दूसरा होगा। फिर 65वां आ जाते हैं द सॉलिटरी रीपर इज, ये क्या लिखा है, मेलनकॉली सॉन्ग, तो इसके बारे में, या मेलनकॉली का मीनिंग क्या है 65वां, तो यहाँ पर इसका जो मीनिंग है एक्सप्रेसिंग सैडनेस। ठीक है, ये इसका अर्थ है। इसके बाद 66 से लेकर 75 तक जो आपको पैराग्राफ से यहाँ पर ये पूरा यहाँ से एक कम्प्लीटली अनएजुकेटेड फार्मर्स वर्क इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट अ प्रोफेसर, यहाँ से लेकर ये पूरा पैराग्राफ आप रीड करेंगे। फिर 66 से लेकर पूरे क्वेश्चन यहाँ पर आपको 75 तक जो है इसी पैराग्राफ से मिलेंगे, इसी को पढ़ लेंगे तो इससे आपको मिल जाएंगे। तो 66 का यहाँ पर मैं उत्तर आपको बता देती हूँ। इसका तीसरा उत्तर होगा गेट डिजीज़, इफ़ नो वन क्लीन आवर स्ट्रीट, ठीक है, तो वी शुड गेट डिजीजेज, हम बीमार हो जाएंगे। ओनली सच टाइप ऑफ एजुकेशन कैन बी कॉल्ड वैल्यूएबल, सच टाइप ऑफ एजुकेशन रिफर्स टू 67 है, तो 67 का यहाँ पर उत्तर जो है वो चौथा है। ठीक है, दैट विच एनेबल्स अस टू डू एनी वर्क एंड नॉट टू हेट एनी वर्क। इस तरह से 68 है, तो 68 का यहाँ पर मैं आपको उत्तर बता देती हूँ। 68 का जो उत्तर है यहाँ पर सेकंड है प्रोफेसर। 69 पूछा है, तो 69 का यहाँ पर उत्तर जो है वो है दैट ऑफ ए प्रोफेसर। ठीक है, पहली लाइन से है, ये पहली लाइन से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है 70 देखते हैं। 70 के जो क्वेश्चन जो है उसके अंतर्गत 70 में इसमें दे हैव टू डू हाउस वर्क। इसके बाद 71वां क्वेश्चन देखते हैं इसमें।
71वां क्वेश्चन कौन सा है? 71वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्कॉर्न। ये रीड कर लीजिएगा, इसलिए मैं थोड़ा धीरे पढ़ रही हूँ। 72वां क्वेश्चन है, 72वें का आंसर जो होगा वो यहाँ पर तीसरा होगा, बोथ एंड ए एंड बी। और 73वां जो क्वेश्चन होगा इसमें, 73वें में जो होगा वो होगा यहाँ पर रविश। ठीक है, इसके बाद 74वें पे आ जाते हैं। 74वां है वी कैन लिव विदाउट। तो 74वें में यहाँ पर एजुकेशन। 75 दिया है, 75वें का आंसर यहाँ पर जो है ऑल जॉब्स आर नेसेसरी टू सोसाइटी, ये सेकंड है। इसके बाद 75 तक ही तो थे। अब 76 से जो है अब आपको अपने आप ही करने होंगे इंग्लिश में ये वाले। तो 76 में देखिए इनका बता दूं, द वर्ड ओएसिस का क्या मीनिंग होता है? तो ओएसिस का मीनिंग होता है ए ग्रीन पैच इन द डिजर्ट। ठीक है, ये 76 है। 77 में आते हैं, द पैसिव फॉर्म ऑफ ही नोज हर। ही नोज हर, ठीक है, तो इसका पैसिव पॉइंट बनाना है, तो शी इज़ नोन टू हिम। ठीक है, ही का हिम हो जाएगा और हर का शी हो जाएगा। इस तरह से इसको आपको चेंज करना होगा। 78 का चूज द करेक्ट कंजंक्शन यहाँ पर जोड़ना है। तो 78 में यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है 79 जो है, 79 का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा व्हाट अ डे। चूज द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस व्हाट अ डे, और ये सही लगा है। ठीक है, हम इस तरह से जब भी कहते हैं। इसके बाद ये पेरिस्ट जो फ्रेज है ये लिखा है पूरा। टू लुक इनटू मीन्स क्या है? टू लुक इनटू का मीन्स इसमें 80 में पूछा है, तो इसमें जो है 80 का यहाँ पर आपको टू एग्जामिन। 81 है टू इमिटेट। ठीक है, टू इमिटेट, तो इसका पहला होगा कॉपी समवन। और फिर आ जाते हैं 82 पे, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। तो 82 में जो होगा यहाँ पर उसका होगा बिफोर आई मिक्सड अप द बटर बिफोर आई बेक द केक है ये। ठीक है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। 83 क्वेश्चन है, तो 83 का यहाँ पर उत्तर जो होगा यहाँ पर ये पहला वाला इसका सही होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से पहला तीसरे में कन्फ्यूजन, फिलहाल पहला मुझे सही लग रहा है, हैव का हेड हो जाता है, तो ये है। इसके बाद 84 में आ जाते हैं, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर द ब्लैंक। यहाँ प्रपोजिशन फिल करनी है। तो 84 वाला जो है वो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ये वाला बिसाइड। ठीक है, 84 में क्या होगा? बिसाइड होगा। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए, ये जो 83 है ना, इसका ये पहला वाला ही बिल्कुल सही है। ठीक है, 2 तो कहीं नहीं आता है, मुझे याद आ रहा है, तो इसलिए पहला वाला इसको सही करिएगा दोस्तों। इसके बाद 85 में आते हैं, चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द ब्लैंक। तो 85 वाले में यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिलेगा, उसका है ज़ीरो आर्टिकल, माई ज़ीरो आर्टिकल डिपार्टमेंट। ये 85 का यहाँ पर आपको चौथा है। प्लीज़ हेल्प मी क्लीन माई ज़ीरो आर्टिकल अपार्टमेंट। ठीक है, एक भी आर्टिकल ना दिखे, इस तरह से। इसके बाद 85 के बाद 86 पे आते हैं। तो 86 में यहाँ पर होगा, देखिए, चूज़ द करेक्ट ऑपोजिट वर्ड लिखना है अगली का। तो अगली का आप अपने आप लिख देंगे 86 का। अगली का क्या होगा? हर नेफ्यू है ना, नेफ्यू माने भतीजा, तो ब्यूटीफुल होगा नहीं, हैंडसम होगा। तो ये यहाँ पर याद रखना, ब्यूटीफुल मत लीजिएगा, फीमेल के लिए होता है ब्यूटीफुल। तो 86 के यहाँ पे 2 होगा। और 87 पे आ जाते हैं। 87 का पूछा है, चूज़ द प्लूरल वर्ड जो है यहाँ पर जो फिनोमेन ये दे रखा है, साइंटिस्ट आर ऑलवेज स्टडिंग द फिनोमेन ऑफ नेचर। तो इस फिनोमिनन जो लिखा है इसका 87 का, इसका प्लूरल बताना है, तो इसका होगा यहाँ पर फिनोमिनन का होता है फिनोमिना होता है हमेशा, तो फिनोमिना करिएगा। इसके बाद मीनिंग वर्ड ऑफ ये प्रोफेसी लिखा है। प्रोफेसी का जो 88 का पूछा है यहाँ पर, तो इसका जो होगा यहाँ पर प्रिडिक्शन। ठीक है, क्या होगा? मीनिंग द वर्ड ऑफ प्रोफेसी इज प्रिडिक्शन। इसके बाद 89 है, चूज द मोस्ट नेचुरल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो इसमें जो 89 है इसका होगा व्हाट्स इन द स्मॉल बैग। ये बिल्कुल सही है। व्हाट्स द स्मॉल बैग इन द, नहीं, स्मॉल इन द बैग बिल्कुल गलत है, और ना ये सही है। व्हाट्स इन द स्मॉल बैग, इस छोटे से बैग में क्या है? तो इसका 89 का तीसरा होगा। फिर 89 का 90 पे आते हैं। तो चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द बोल्ड वर्ड जो है हैव बीन वॉचिंग वेटिंग, क्या है? हैड बीन वेटिंग लिखा है। तो हैड बीन वेटिंग का जो है यहाँ पर जो है करेक्ट टेंस बताना है इसके लिए। तो हैड बीन वेटिंग में क्या होगा? ये हैड लगा है तो ये हो गया पास्ट, और बीन भी लगा है तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट
पास्ट परफेक्ट हो जाएगा और आईएनजी लगा कंटिन्यूस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा डेफिनेटली। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लगा है तो आप समझ जाइए वर्ब में आईएनजी 100% होगा, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूस हो चाहे पास्ट पर। और पास्ट परफेक्ट में हैड बीन होता है, सिंपल पास्ट में केवल हैड लगा होगा। तो ये चीज़, अब संस्कृत के मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ आपको। इसके बाद मैं यहाँ पर गणित के आपको बता देती हूँ, आंसर बता देती हूँ। इनको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप देख लेंगे तो आपको लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो 91 का है, 91 का क्वेश्चन जो है इसका आंसर यहाँ पर आपको दूसरा है, ठीक है। 92 का जो है इसका भी आंसर दूसरा है, 52। एक साधारण वर्ष में कुछ कितने सप्ताह होते हैं, कॉमन सा है, 52 होते हैं डेफिनेटली। इसके बाद ये 93वां क्वेश्चन है, 93 का पूछ रहे हैं तो 93 का 75 डिग्री का कोण होगा। कोण कौन सा, एंगल AOB पीछा है ना, एंगल AOB। तो बिल्कुल ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो 180 का होगा, रिजू है। तो 60 + 45 कितने हो गए, ये हो गए 105, और 105 में 75 आप ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो इसीलिए इसका पहला ये बिल्कुल कॉमन सा था 93वां। फिर 94वां है, ये देखिए 94 का जो है एक अपनी पुस्तक रखकर चारों ओर पेंसिल से लाइन खींचता है। खींची गई लाइनों की लंबाइयों का योगफल है फर्श पर, तो खींची गई लाइनों का योगफल क्या होगा, किताब के अकॉर्डिंग ही होगा, किताब के अकॉर्डिंग ही तो होगा। तो इस 94 का जो होगा वो किताब का जो परिमाप होगा उसके अकॉर्डिंग उसका लाइनों का योगफल होगा। परिमाप निकालते हैं ना बाहर, किसी भी चीज़ की बाहर का अगर आप निकालना है दैट इज़ परिमाप, और जब अंदर की कोई आप पूरा उसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं दैट इज़ क्षेत्रफल। NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षक होना चाहिए, शिक्षण होना चाहिए, तो बाल केंद्रित होना चाहिए, सबको पता है। इसके बाद मूल्यांकन किया जाता है, क्यों किया जाता है, देखिए 96 आ गया, उपलब्धि की जांच करने के लिए कि कितनी उपलब्धि उसने पाई है बच्चे ने, कोई उपचार की ज़रूरत तो नहीं है उसे। 2 घंटे 20 मिनट और 53 सेकंड में कुल कितने सेकंड होंगे, ये 97वां क्वेश्चन है और इसका उत्तर होगा 4, ठीक है, ये है। फिर 98वां क्वेश्चन है, यहाँ पर 98वां क्वेश्चन इसका उत्तर पहला होगा। ये फार्मूला पूछा है, ठीक है, घनाभ कम क्षेत्रफल, तो ये फार्मूला दे रखा है पूरा, भले ही चाहे लिख के अलग से दिया है। फिर ये 99वां है, 99वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं, 99 का होगा 2, ठीक है। 60 डिग्री का कोण बनेगा, आप घड़ी में देखना। फिर इसको कैलकुलेट करना है, बहुत आसान है, ब्रैकेट हटाते चलना है, ब्रैकेट हटाते हटाते पूरा पहले छोटा, फिर छोटे से मझला, मझले से बड़ा, ये छोटा ब्रैकेट होता है, ये मझला ब्रैकेट होता है, ये बड़ा ब्रैकेट होता है। इस तरह से हटाते हुए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 222 आंसर मिलेगा। इसके बाद 7 और 13 के बीच की कितनी परिमेय संख्या होती हैं ये पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो इसका अनंत होंगी। इसका बाद 102वां क्वेश्चन है, 102वां क्वेश्चन में इसमें भी देखिए ये पूछा है पूरा, तो इसका मान 102 वाले का पूछा क्या होगा, तो 102 में जो आपको उत्तर मिलेगा वो 94 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगला ये देखिए 90 से तो ज़्यादा ही होगा डेफिनेटली, है ना, तो इस चीज़ को याद रखना, तो ये दिमाग में रखना, तो आपका आंसर सही होगा। 102 का यहाँ पर 94 मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर 103वां है, ये देखिए 103 जो क्वेश्चन है उसका उत्तर यहाँ पर सभी होगा। पाठ्य पुस्तक आवश्यक अंग है अवधारणाओं के स्पष्टीकरण के लिए, क्रमबद्धता के लिए, क्योंकि गणित में क्रमबद्धता बनी रहती है। आप देखना जो पार्ट 1 होगा पार्ट 2 से जरूर, पार्ट 2 पार्ट 1 से जुड़ा रहेगा। गणित इस तरह से रहती है। एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है, तो ये छात्र को क्या स्पष्ट नहीं है, 104 का है, तो आयतन की इकाई उसे नहीं पता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर NCF 2005 का पूछा है, वो किस पर बल देता है, तो वो जो बल देता है वो देता है करके सीखने पर बल देता है, कॉमन सा था ये। इसका बाद 106 है, 106वां जो है वो ब्याज और उससे रिलेटेड आ गया क्वेश्चन, तो इसका उत्तर जो होगा आपको 8 रुपये मिलेगा। 109 व्रत, 107वां व्रत की त्रिज्या से रिलेटेड है, तो इसका उत्तर आपको मिलेगा 3 गुना। इसके बाद 108वां क्वेश्चन है, 108 का 11 आंसर यहाँ पर आएगा, माध्य पूछा है यहाँ पर, तो 11 आंसर आएगा। 109 में आते हैं तो 109 जो होता है निगमन विधि, नियम से उदाहरण की ओर जो जाते हैं तो वो निगमन विधि है। 110वां आ गया, 110 का है यहाँ पर आगमन विधि है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर क्या है, हम उदाहरण से हम नियम से उदाहरण की तरफ गए हैं और यहाँ उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे तो आगमन विधि। इसके बाद 111वां क्वेश्चन आ गया, 111वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, तो 111वां का आंसर होगा यहाँ मूल्यांकन के कितने जो है, मूल्यांकन के जो है 111 का यहाँ पर
4 सोपान होते हैं। गणित ज्ञान का निश्चित और ठोस आधार होता है। ये कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? 112 क्वेश्चन का, तो ये तार्किक प्रकृति है, तीसरा है इसका। 113 क्वेश्चन है। 113 क्वेश्चन का यहाँ पर तीसरा है तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। गणित शिक्षण का मतलब होता है तर्क लगाइए। 114 क्वेश्चन जो है 113 के बाद 114 क्वेश्चन का यहाँ पे निगमन विधि है, ठीक है। नियम से उदाहरण की ओर चल रहे हैं, तो वो क्या है? निगमन विधि। अभी क्वेश्चन पहले आया था। आयताकार खेत का परिमाप और क्षेत्रफल इस तरह से दिया, लंबाई चौड़ाई क्या होगी, तो आप आसानी से निकाल लेंगे इसको, ठीक है। इसका जो है 115 क्वेश्चन है, इसका होगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आ रहा है आंसर। और 116 जो है 15 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिन में करते हैं, इस तरह का है, तो इसका उत्तर होगा 24। फिर 117 क्वेश्चन है। 117 क्वेश्चन इस तरह का है। 117 में जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 117 में पहला, ठीक है, 700। और इकाई योजना का प्रतिपादक कौन है? 118 है, तो इसका विलियम किलपैट्रिक इसकी जो है प्रतिपादक है इकाई योजना के। 119वें क्वेश्चन पे आते हैं। 119वां क्वेश्चन जो है इसको इस तरह से इन्होंने पूरा हल कर रखा है, और इन्होंने फॉर्मूला के बाद रिजल्ट आया है पूरा दे रखा है। तो ये पूछ रहे हैं कौन सा इसमें नियम लगा है, तो इसमें आगमन विधि लगी है, ठीक है। क्या लगी है? आगमन। उदाहरण से नियम क्यों नहीं आ रहा है? नियम के बाद उदाहरण है, तो ये है। गणित मूल्यांकन में कौन सा पद शामिल होता है? 120 है, तो 120 में उद्देश्य भी होता है, अधिगम अनुभव भी, मूल्यांकन, ये तीनों ही चीज़ें होती हैं, तो इनमें से सभी। इसके बाद पर्यावरण अध्ययन के 121 क्वेश्चन पे आते हैं। 121वां क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण प्रभावपूर्ण विधि कौन सी नहीं है, ये पूछ रहा है। तो व्याख्यान विधि बेकार है हर किसी के लिए, तो ये पहला है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत संग्रहालय भ्रमण का उद्देश्य क्या होता है? 122वां है, तो ये जो है प्रत्यक्ष अनुभव आप देना चाहते हैं बच्चे को, तो इसलिए आप ले गए हैं उसे। सीखने की प्रक्रिया में सृजनात्मकता क्या होती है? तो 123 का यहाँ पर पहला होगा, बच्चे करके सीखने के प्रति उनकी रुचि का विकास होता है। इसके बाद 124वां है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में कौन सा एक कारक अभिप्रेरित शिक्षण को संकेत देता है? तो इसका उत्तर 124 में का होगा बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। बच्चे प्रश्न पूछना स्टार्ट करते हैं, आपसे बात करना। 125 है एक विज्ञान शिक्षक के लिए विद्यार्थियों को हवा में भार होता है ज्ञात कराने के लिए वैज्ञानिक विधि का सहीकरण जो क्या है? 125वां क्वेश्चन है, तो 125 में है समस्या, परिकल्पना, प्रयोग और निष्कर्ष। ये होता ही है इसका क्रम, कभी भी आपको प्रैक्टिकल दिया जाए तो। निर्जलीकरण में ग्रस्त, निर्जलीकरण यानी कि बच्चा जो है डिहाइड्रेशन से पीड़ित है, तो किस पदार्थ की कमी हो गई है बच्चे में? तो बच्चे में लवण और जल दोनों की कमी हो गई है, केवल जल की नहीं। इसीलिए केवल पानी पीने को नहीं कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं? नमक वाली पानी पियो। 127 है कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाया जाता है? तो 127 का यहाँ पर उत्तर होगा जल। जल तीनों अवस्था में पाया जाता है। रेशम प्राप्त किया जाता है, तो रेशम जो है आपको पता है प्यूपा से प्राप्त किया जाता है, रेशम कीट के, तो 3 इसका उत्तर होगा। फिर यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा युग में ठीक है? 129वां क्वेश्चन है, तो कांजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले दरियाई घोड़ा असम के लिए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कांजीरंगा इसीलिए फेमस है। इसके बाद पक्षियों की चोंच निम्नलिखित में किस पर आश्रित होती है? 130वां क्वेश्चन है, और ये जो है भोजन के प्रकार पर आश्रित होती है। वो जिस प्रकार का भोजन लेता है चोंच उसी प्रकार की बना के देता है भगवान। खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आता है? 131 का क्वेश्चन है, तो 131 में है वो शाकाहारी भी होता है और सर्वाहारी भी होता है ना। इसके बाद सर्वाहारी माने सब कुछ, मांस वास सब खा लेता है। संचार के लिए उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो है धरातल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है वो उपग्रह वहाँ पर जो है स्थापित किए जाते हैं। 132 का। 133 है समाज की कौन सी इकाई में रक्त संबंधों का पाया जाना अनिवार्य है? तो ये तो आपको पता ही होगा, परिवार में होते हैं रक्त संबंध। इसके बाद भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में स्थित चक्र की तीलियां पूछा गया है, कितना इजी है। तो 134 का यहाँ पर क्या होगा भाई? 24 तीलियां हैं, 24 घंटे को प्रतिबिंबित करती हैं। इसके बाद 135वां क्वेश्चन है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का उनका प्राथमिक स्रोत होगा? 135, तो सूर्य का प्रकाश सबके लिए सबसे अच्छी बात है, इसमें सबसे वही है। एक अच्छे परीक्षण में कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है 136 में? तो उत्तीर्ण करना ये इसकी विशेषता नहीं है अच्छे परीक्षण की। निम्नलिखित में से एक दृश्य श्रव्य सामग्री है, तो 137 पूछा, तो 137 में जो है भ्रमण एक दृश्य श्रव्य सामग्री है ना।
देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आप अपने आसपास के परिवेश को जानने में सबसे सरल माध्यम कौन सा है, तो अवलोकन सबसे सरल माध्यम होता है। ठीक है, परिवेश को आप जानना चाहते हैं तो आप उसको देखिए, समझिए। इसके बाद 139 है। 139 में पूछ रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन में उपचारात्मक आकलन का उद्देश्य है, तो छात्रों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की शैक्षिक कमजोरियां जो हैं वो दूर करना है, ये उपचारात्मक। इसके बाद है बीजों का अंकुरण के प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक है, तो इसमें क्या है, बीजों के अंकुरण के प्रयोग का विद्यार्थियों का प्रतिदिन अवलोकन करना। तो इसमें आप बताएंगे, इसमें बच्चा सीखेगा कि प्रतिदिन बीज को हम अंकुरित कर रहे हैं तो क्या चेंजेस आ रहे हैं उसमें। एटीपी का निर्माण किसके द्वारा होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता भी है। तो 141 का यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का, ठीक है, ऊर्जा ग्रह कहलाता है एटीपी, और वो माइटोकॉन्ड्रिया है ना। और एटीपी हमारी एनर्जी के लिए तो है। रेड डाटा बुक के बारे में आ गया, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो विलुप्त पौधे और प्राणियों के लिए ये पूरा इसमें डेटा दे रखता है। वैसे तो विलुप्त संकटग्रस्त सबका दिखा दे रहता है, और यहाँ पर केवल ये दे रखा है तो ये चीज़ है। वैसे वहाँ संकटग्रस्त के लिए भी पेज होता है उसमें। इसके बाद एक रोगी को लगातार घाव में रक्त बह रहा हो, रोगी को कौन से विटामिन की कमी है, तो विटामिन के की कमी से थक्का नहीं जम रहा है ना। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब जो होता है पूरा आपने पढ़ाई होगा। और हिपैरिन वगैरह का रोल क्या क्या रहता है हमारे ब्लड में। हमारा ब्लड क्यों नहीं जमता भाई, हमारी वाहिनियों में चलता है क्योंकि उसमें हिपैरिन होता है। ठीक है, वो एंटीकोगुलेंट होता है, ब्लड को जमाता नहीं है। प्लेग नामक रोग कौन से जीव के द्वारा फैलाया जाता है, तो प्लेग नामक रोग जो है 144 है, इसका जो है वो चूहे से फैलता है प्लेग। इसके बाद 145 पे आते हैं, कौन सा युग्म जो है वो ठीक नहीं है इसमें 145 में, तो इसमें खनिज तेल, बायोगैस, ये यहाँ पर ठीक नहीं है, जबकि बायोगैस से जैव कचरा, बायोगैस ये तीनों ही बायोगैस इन तीनों से बनती है, जैव कचरे से, पशुमल से और मानव मल से। इसके बाद निदानात्मक प्रशिक्षण को लेकर यहाँ पर बात हो रही है, परीक्षण को लेकर का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है छात्रों की विशेष अधिगम संबंधी समस्याओं का पता लगाना। पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो इनमें से सभी हैं, यानी कि सामंजस्य बिठाना, जीव संरक्षण और प्रदूषण उन्मूलन, ये सब पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। 148वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है, तो इसमें जो है अंधविश्वास में रुचि, ये इसका गुण नहीं है। इसके बाद पर्यावरण अध्ययन में सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो ये है परिणामात्मक। ठीक है, परिणामात्मक ये इसका होगा। ठीक है, इसके बाद 150 है, पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि को वैज्ञानिक विधि के रूप में मान्यता मिली है, तो इसमें प्रदर्शन विधि जो है वो सबसे सही रहती है। बच्चे को आप कोई प्रैक्टिकल करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं, तो वो चीज़ दिखा के कराइए। ठीक है, तो यहाँ मैंने 150 आपको क्वेश्चन कराया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की जो प्रैक्टिस सेट है मैं आपके लिए वीडियो इस तरह की चैनल पर अपलोड करती रहूँगी। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।